विपिन चौधरी का स्मृति भ्रम। सत्यजीत राय। विपिन चौधरी हर सोमवार को दफ्तर से लौटने के वक्त न्यू मार्केट के कालीचरण की दुकान से किताबें खरीदा करते हैं। जासूसी किताबें, रहस्य रोमांच की पुस्तकें, भूत प्रेत की कहानियां। एक साथ कम से कम 5 पुस्तकें बिना खरीदे उनके हफ्ते भर की खुराक पूरी नहीं होती। घर पर वे अकेले हैं। लोगों से मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अड्डेबाजी करने का नशा नहीं है। दोस्तों मित्रों की संख्या भी बहुत कम है। शाम के समय जो आदमी काम से उनके घर पर आते हैं, काम खत्म होते ही वापस चले जाते हैं। जो लोग उठते नहीं या उठना नहीं चाहते, 7:15 बजते ही विपिन बाबू उनसे कहते हैं, डॉक्टरों ने मुझे आदेश दिया है कि 8:30 तक मैं भोजन कर लिया करूं, अन्यथा न लें। खाना खाने के बाद वे आधे घंटे तक विश्राम करते हैं। उसके बाद हाथ में कहानी की किताब लेकर सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं। यह नियम कितने दिनों से चल रहा है, खुद विपिन बाबू को भी इसके बारे में पता नहीं है। आज कालीचरण की दुकान में किताबों को उलटते पुलटते समय विपिन बाबू को लगा कोई आदमी कुछ देर से उनके बगल में खड़ा है। विपिन बाबू ने सर उठाकर देखा। एक मोटा थुलथुले बदन का आदमी चेहरे पर सरलता का भाव लिए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे। विपिन बाबू को थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई। उन्हें ये बात कहाँ याद आ रही है कि उस व्यक्ति को जानते पहचानते हैं। ऐसा कोई चेहरा भी तो उन्हें याद नहीं आ रहा। ये जरूर है कि आप व्यस्त आदमी हैं। बहुत तरह के आदमियों से हर रोज आपकी मुलाकात होती होगी, इसीलिए शायद आपसे इससे पहले मेरी जान पहचान हुई थी? विपिन बाबू ने पूछा। उस आदमी ने तनिक हैरत में आकर कहा, 7 दिनों तक दोनों वक्त आपसे भेंट होती रही है। मैंने गाड़ी का इंतजाम कर दिया। उसी गाड़ी से आप हुंड्रू जलप्रपात देख आए। यह बात 1958 की है, रांची की। मेरा नाम है परिमल घोष। रांची? अब विपिन बाबू की समझ में आया, गलती उनकी नहीं, उसी व्यक्ति की है, क्योंकि विपिन बाबू आज तक रांची गए ही नहीं। जाने के बारे में बहुत बार सोचा था, लेकिन जाना हो नहीं पाया। विपिन बाबू ने मुस्कुराकर कहा, मैं कौन हूं आप जानते हैं? उस आदमी ने आश्चर्य में आकर कहा, आप कौन हैं? ये बात भला मैं नहीं जानूंगा? आप क्या कह रहे हैं? विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन बाबू ने बाहर की ओर ताकते हुए मीठे स्वर में कहा, फिर भी आप गलती में हैं। बीच बीच में ऐसा होता है। मैं कभी रांची नहीं गया हूं। अब उस आदमी ने जोरों का ठहाका लगाया। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? जलप्रपात देखने के लिए जाने पर आपको पत्थर से चोट लगी और आपका घुटना छल गया। मैंने ही आयोडीन लगा कर दिया था। दूसरे दिन नेतरहाट जाने के लिए मैं गाड़ी लेकर आया था। पांव में दर्द रहने के कारण आप जा नहीं सके थे। कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा? आपकी जान पहचान के एक व्यक्ति भी उस बार गए थे, दिनेश मुखर्जी। आपने एक बंगला किराए पर लिया था। आपने बताया था होटल में भोजन करना आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा यही रहेगा कि बावर्ची रखकर रसोई बनवा ली जाए। दिनेश मुखोपाध्याय अपनी बहन के घर पर ठहरे थे। चांद पर जाने के बारे में आप दोनों में एक बहस छिड़ गई थी। आपको याद नहीं आ रहा? सब भुला बैठे। और बताओ, आपके कंधे पर एक झोला लटक रहा था और उसमें कहानी की किताबें थी। आप बाहर जाते थे तो उसे साथ ले लेते थे। कहिए, ठीक कह रहा हूं ना? विपिन बाबू ने गंभीर और संयत स्वर में कहा, आप 58 के किस महीने की बात कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, महालया के ठीक बाद की बात है। या तो आश्विन या कार्तिक होगा। विपिन बाबू ने कहा, जी नहीं, उस वर्ष पूजा के अवसर पर मैं कानपुर में अपने एक मित्र के मकान पर था। आप गलती कर रहे हैं। नमस्कार। लेकिन वह आदमी गया नहीं। अवाक अपलक दृष्टि से विपिन बाबू की ओर ताकता हुआ बुड़बुड़ाने लगा। कितने आश्चर्य की बात है। एक दिन शाम के वक्त आपके बंगले के उसारे पर बैठकर मैंने चाय पी थी। आपने अपने परिवार के बारे में बताया था कि आपकी कोई संतान नहीं है, आपकी पत्नी का देहांत 12-13 वर्ष पूर्व हो चुका है, कि आपका एकमात्र भाई पागल है और यही वजह है कि आप पागल खाना देखने नहीं गए। आपने कहा, भाई की बातें याद आ जाती हैं।
विपिन बाबू जब पुस्तकों की कीमत चुका कर लौटने लगे, उस समय भी वो आदमी उनकी ओर फटी फटी आंखों से ताक रहा था। बार्ट्राम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनेमा के पास विपिन चौधरी की ब्यूक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर आकर उन्होंने ड्राइवर से कहा, जरा गंगा किनारे से होते हुए चलो सीताराम। चलती गाड़ी में दिमाग जब थोड़ा ठंडा हुआ तो विपिन बाबू को अफसोस होने लगा। बेकार और धूर्त आदमी को उन्होंने इतना वक्त व्यर्थ ही दिया। रांची वे नहीं गए थे, कभी नहीं। मात्र 6-7 वर्षों की स्मृति आदमी इतनी सरलता से नहीं भूल सकता। अगर विपिन बाबू का दिमाग एकाएक चक्कर काटने लगा। अगर उनका दिमाग गड़बड़ा गया हो तो? किंतु ऐसा क्यों होने लगा? वे मजे से दफ्तर में काम कर रहे हैं, इतना बड़ा दफ्तर है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो रही है, उन्हें ऐसा मालूम नहीं। आज भी उन्होंने एक बैठक में आधे घंटे तक भाषण दिया है। परंतु परंतु उस आदमी को इनके बारे में इतनी जानकारी कैसे हासिल हुई? किताबों की झोली, पत्नी की मृत्यु, भाई के पागलपन की बातें। गलती हुई है तो सिर्फ रांची के मामले में। गलती क्यों कहा जाए, बल्कि जानबूझकर झूठ बोल रहा है। 58 के आश्विन महीने में वे रांची नहीं गए थे। गए थे तो कानपुर, और वह भी अपने मित्र हरिदास बागची के घर पर। हरिदास को लिखने से ही ना, हरिदास को पत्र लिखना न हो पाएगा। विपिन बाबू को सहसा याद आया कि हरिदास बागची आज से 1 मास पूर्व अपने कारोबार के संदर्भ में सपत्नीक जापान गए हुए हैं। जापान का पता विपिन बाबू को मालूम नहीं है, अतः पत्र लिखकर सबूत मांगने का रास्ता बंद हो गया है। मगर सबूत की आवश्यकता ही क्या है? अगर ऐसा हुआ होता कि 1958 के आश्विन महीने में रांची की किसी हत्या के संबंध में पुलिस उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश करती, तो उन्हें हरिदास बागची से चिट्ठी प्राप्त करने की जरूरत पड़ती। उन्हें खुद पता है कि वे रांची नहीं गए, बस झंझट समाप्त। गंगा की हवा लगने से यद्यपि विपिन चौधरी का दिमाग बहुत कुछ ठंडा हो गया, लेकिन मन में एक खटका, एक अशांति बोध बना रहा। हेस्टिंग्स के पास आने पर विपिन बाबू ने अपने पैंट के कपड़े को मोड़कर ऊपर उठाते हुए देखा कि दाहिने घुटने पर 1 इंच लंबा दाग है या नहीं। ये दाग कब का है, समझ में नहीं आया। बचपन में कभी झटका खाकर गिरने से विपिन बाबू का घुटना छिल गया था। बहुत बहुत कोशिश करने के बावजूद वैसी कोई बात उन्हें याद नहीं आई। चौड़कडांगा के पास आकर उन्हें दिनेश मुखर्जी की बात याद आई। फिर उस आदमी ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी उन दिनों रांची में ही था। दिनेश को पूछने से काम बन जाएगा, वह निकट ही रहता है, वेनी नंदन स्ट्रीट में। क्या अभी तुरंत उसके पास चलूं? किंतु रांची जाने की बात अगर असत्य हो तो दिनेश से उसके संदर्भ में कुछ पूछने पर वह विपिन बाबू को पागल करार दे देगा। नहीं नहीं, यह बचकाना हरकत उनके लिए किसी भी हालत में संभव नहीं है। अपने आप को यूं कसौटी पर कसकर बेवकूफ बनाना कोई माने नहीं रखता। और दिनेश का व्यंग्य कितना निर्मम हो सकता है, विपिन बाबू इसके अनुभवी रह चुके हैं। घर वापस आने पर ठंडे कमरे में बैठकर ठंडा शरबत पीने के बाद विपिन बाबू की उद्विग्नता में बहुत कुछ कमी हो गई। वह आदमी बेकार लोगों की जमात का मालूम होता है, कोई काम नहीं है, इसीलिए काम के आदमियों को पकड़ पकड़ कर परेशान करता है। रात में खाना खाने के बाद विपिन बाबू जब नई किताब लेकर बिछावन पर लेटे तो न्यू मार्केट में उस आदमी से जो बातें हुई थी उनके ध्यान से उतर गई। दूसरे दिन दफ्तर में काम करते करते विपिन बाबू को लगा जो जो समय बीतता जा रहा है, कल की घटना उनकी स्मृति में उतनी ही स्पष्ट होती जा रही है। वही गोल गोल सा चेहरा, आंखों की सरल दृष्टि और मुस्कुराहट उन्हें याद आने लगी। उस आदमी को जब उनकी अंदरूनी बातों की इतनी जानकारी है तो रांची के बारे में उसने झूठ क्यों बोला? लंच के ठीक पहले, यानी जब 1 बजने में 5 मिनट बाकी थे, विपिन बाबू अपने आप को संयत नहीं रख सके और टेलीफोन की डायरेक्टरी खोलकर बैठ गए। दिनेश मुखर्जी को फोन करना ही होगा, फोन करना ही अच्छा रहेगा, इसमें घबराने की कम गुंजाइश रहती है। 235616 विपिन बाबू ने डायल किया। हेलो, कौन? दिनेश, मैं विपिन बोल रहा हूं। क्या खबर है?
वो 58 की एक घटना तुम्हें याद है या नहीं? यही जानने के लिए फोन कर रहा हूँ। 58? कौन सी घटना के बारे में पूछना है? उस वर्ष क्या तुम कलकत्ते में ही थे? पहले मैं यही जानना चाहता हूँ। ठहरो, 58, 58, ठहरो अपनी डायरी देख लो। जरा थामे रहो। कुछ देर चुप्पी रेंगती रही। विपिन बाबू को अपने सीने के अंदर एक अजीब तरह की कपकपी का अनुभव होने लगा। लगभग 1 मिनट के बाद दिनेश मुखर्जी का स्वर सुनाई पड़ा। हाँ, मिल गया। मैं 2 बार बाहर गया था। एक बार फरवरी में गया था, पास ही केष्टनगर, और मेरे एक भांजे की शादी में। दूसरी बार वह तो तुम्हें मालूम ही होगा, वही रांची। उस बार तुम भी गए थे। मगर क्यों पूछ रहे हो? एक जरूरत थी। ठीक है, थैंक यू। विपिन बाबू ने टेलीफोन रख दिया और सर पर हाथ धरकर बैठ गए। उनके कानों में भाएं भाएं शब्द गूंजने लगा। हाथ पांव जैसे बिल्कुल ठंडे हो गए। साथ में जो टिफिन बॉक्स लाए थे उसमें सैंडविच था। उन्होंने उसे नहीं खाया। खाने की इच्छा ही नहीं हुई। उनकी भूख भाग गई। लंच का वक्त जब गुजर गया तो विपिन बाबू ने सोचा, ऐसी स्थिति में उनके लिए दफ्तर में बैठकर काम करना संभव नहीं है। 25 वर्षों से वे काम करते आ रहे हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। मेहनती और कर्मठ के रूप में उनकी ख्याति थी। कर्मचारी गण उनसे वैसे ही डरते थे जैसे लोग शेर को देखकर डरते हैं। चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न आए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या का सामना क्यों न करना पड़े, कभी भी वे मतिभ्रम का शिकार नहीं होते। ठंडे दिमाग से काम करते हुए वे हमेशा विपत्तियों पर जय प्राप्त करते आए हैं। लेकिन आज सब गड़बड़ हो गया है। 2:30 बजे विपिन बाबू घर लौट आए और तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बिछावन पर लेट गए। फिर अपने मन को स्वाभाविक स्थिति में लाकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। सिर में चोट लगने या किसी प्रकार की दुर्घटना होने से आदमी अपनी पूर्व स्मृति बीच बीच में खो बैठता है, लेकिन एक के अलावा तमाम बातें याद हो, ऐसा कोई उदाहरण उन्हें कभी नहीं मिला। उन्हें बहुत दिनों से रांची जाने की इच्छा थी। वे रांची गए हों और इस बात को भुला बैठे हों, यह बिल्कुल संभव नहीं है। विपिन बाबू जब जब बाहर जाते हैं तो बेरा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उनके साथ आजकल जो बेरा है वह नया आदमी है। 7 वर्ष पूर्व राम स्वरूप उनका बेरा था। अगर वे रांची गए होंगे तो वह भी निश्चित रूपेण उनके साथ होगा, परंतु अब वह नहीं है। उसे गए 3 वर्ष बीत चुके हैं। विपिन बाबू शाम तक अकेले ही अपने कमरे में रहे। मन ही मन तय किया कि अगर कोई उनके घर पर आएगा तो उससे नहीं मिलेंगे। 7 बजे नौकर ने आकर सूचना दी कि धनी व्यापारी सेठ गिरधारी प्रसाद उनसे मिलने आए हैं। गिरधारी प्रसाद नामी व्यक्ति हैं, परंतु उस समय विपिन बाबू की मानसिक अवस्था ऐसी थी कि लाचार होकर उन्हें नौकर से कह देना पड़ा कि वे नीचे उतरने में असमर्थ हैं। गिरधारी प्रसाद भाड़ में जाए। 7:30 बजे नौकर उनके पास फिर आया। विपिन बाबू तंद्रा की हालत में थे। एक बुरे सपने की शुरुआत हो गई थी। तभी नौकर की पुकार से उनकी नींद खुल गई। अब की कौन आया? नौकर ने कहा। चुन्नी बाबू कह रहे हैं बहुत जरूरी काम है। जरूरत क्या हो सकती थी यह विपिन बाबू को मालूम है। चुन्नी स्कूल में उनका सहपाठी रह चुका है। आजकल दुरावस्था में फंस गया है। कई दिनों से उसके पास नौकरी की उम्मीद में आ रहा है। विपिन बाबू उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि हर बार उन्होंने कह दिया नहीं होगा। चुन्नी जोक की तरह पकड़ लेता था। विपिन बाबू ने बेहद ऊब के साथ खबर भेजी कि न केवल आज बल्कि एक लंबे अरसे तक वे चुन्नी से नहीं मिल पाएंगे। नौकर के कमरे से जाते ही विपिन बाबू को ख्याल आया, हो सकता है चुन्नी को 58 की घटना थोड़ी बहुत याद हो। उससे एक बार पूछ लेने में हर्ज क्या है। विपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय करके नीचे बैठक खाने में गए। चुन्नी जाने को तैयार हो चुका था। विपिन बाबू को उतरते देखकर उसमें थोड़ी आशा बंधी और वह मुड़कर खड़ा हो गया। विपिन बाबू ने बगैर किसी तरह की भूमिका बांधे कहा, सुनो चुन्नी, तुमसे एक यानी बेढब सवाल करना है। मुझे पता है तुम्हारी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र है। तुम मेरे घर पर लगातार कई वर्षों से बीच बीच में आते रहे हो। सोच कर देखो तो तुम्हें याद आता है कि नहीं, मैं सन 58 में रांची गया था या नहीं? चुन्नी बोला, 58? 58 ही होगा या सन 59 की बात है। रांची जाने के विषय में तुम्हें कोई संदेह है? चुन्नी को बड़ा ही अचंभा सा जैसा लगा। तुम्हें जाने के बारे में संदेह हो रहा है?
मैं गया था, तुम्हें ठीक ठाक याद आ रहा है? चुन्नी सोफे से उठ चुका था, मगर फिर बैठ गया। उसके बाद वह कुछ देर तक विपिन चौधरी की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखता रहा और फिर बोला, विपिन, आजकल तुम नशे का सेवन कर रहे हो क्या? इसके बारे में तुम बदनाम तो नहीं थे। तुम रूखे स्वभाव के आदमी हो, मित्रों के प्रति तुम में कोई संवेदना नहीं है, इतना ही जानता था। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल साफ था। कम से कम कुछ दिन पहले तक तो था। मेरे जाने की बात तुम्हें याद है? विपिन बाबू की आवाज में थरथराहट थी। इस बात का जवाब न देकर चुन्नी ने उनसे पूछा, तुम्हें याद है कि इसके पहले मैं किस तरह की नौकरी कर रहा था? वाह, क्या कहने, तुम हावड़ा स्टेशन में बुकिंग क्लर्क का काम करते थे। तुमको ये बात याद है, मगर मैंने ही तुम्हारे लिए रांची की बुकिंग कराई थी, यह बात तुम्हें याद नहीं? तुम जिस दिन जा रहे थे, तुम्हारे डिब्बे में जाकर तुमसे मिला, डाइनिंग कार में खबर पहुंचाकर तुम्हारे खाने का इंतजाम करा दिया, तुम्हारे डिब्बे में पंखा नहीं चल रहा था, आदमी बुलाकर उसे चालू कराया। ये सब तुम भुला बैठे। तुम्हें क्या हो गया है? विपिन बाबू ने एक लंबी सांस ली और वे धम से सोफे पर बैठ गए। चुन्नी ने कहा, तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा स्वास्थ्य जैसा नहीं दिख रहा। विपिन बाबू ने कहा, कुछ वैसा ही लग रहा है। कुछ दिनों तक कामों का दबाव बढ़ गया है। किसी स्पेशलिस्ट से मिलूंगा। शायद विपिन बाबू की हालत का ख्याल करके चुन्नी ने नौकरी के बारे में कहीं चर्चा नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता बैठक से बाहर निकलकर चला आया। परेश चंद्र को नौजवान डॉक्टर कहा जा सकता है। 40 से कम उम्र का है। चेहरे पर बुद्धि की दीप्ति छाई रहती है। विपिन बाबू के बारे में पता चलने पर वे चिंतित हो उठे। विपिन बाबू ने उन्हें बुझे हुए स्वर में कहा, देखिए डॉक्टर चंद, आपको मेरी ये बीमारी दूर करनी ही है। दफ्तर न जाने के कारण मेरे कारोबार में कितनी हानि हो रही है यह मैं आपको नहीं समझा सकता। आजकल तरह तरह की दवाइयाँ निकल चुकी हैं। मेरी इस बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है। जितना भी रुपया पैसा लगे मैं दूंगा। अगर विदेश से मंगाने की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इंतजाम करूंगा, लेकिन ये बीमारी आपको ठीक करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर ने कुछ देर तक सोचा विचारा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, जानते हैं मिस्टर चौधरी बात क्या है? मेरे लिए ये बीमारी बिल्कुल नहीं है, मेरे अनुभव के दायरे के बाहर की है। तब हाँ, मैं एक उपाय बता सकता हूँ। कामयाबी हासिल होगी या नहीं कह नहीं सकता, मगर आप आजमाइश करके देख सकते हैं। हानि होने की कोई आशंका नहीं है। विपिन बाबू उत्कंठित होकर कोहनी के बल बैठ गए। डॉक्टर ने कहा, मुझे जहां तक याद है और मुझे विश्वास है, आपकी भी अभी यही धारणा है कि आप सचमुच रांची गए थे, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, जाने की बात आप बिल्कुल भुला बैठे हैं। मेरी सलाह है आप एक बार फिर रांची जाएं। तब हो सकता है जगह देखने पर आपको पहले के ट्रिप की बातें याद हो जाएं। यह असंभव नहीं है। आज इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं एक टिकिया का नाम लिख देता हूं, उसे खाने से हो सकता है नींद आ जाए। नींद आना जरूरी है, वरना आपकी अशांति और साथ साथ आपकी बीमारी भी बढ़ जाएगी। आप एक कागज दें, मैं दवा का नाम लिखकर दे देता हूं। चाहे टिकिया के कारण हो, चाहे डॉक्टर की सलाह के कारण, दूसरे दिन सवेरे विपिन बाबू को अन्य दिनों की अपेक्षा स्वस्थता का अनुभव हुआ। सवेरे नाश्ते से निपटकर विपिन बाबू ने टेलीफोन से दफ्तर को बहुत सारे आदेश दिए और उसी दिन रांची की टिकट कटा ली। दूसरे दिन रांची स्टेशन पहुंचते ही उन्हें लगा वे यहां कभी नहीं आए। स्टेशन से बाहर आकर उन्होंने एक गाड़ी ठीक की और इधर उधर का चक्कर काटने लगे। चक्कर काटने पर उन्हें लगा यहाँ की राह बाट, मकान इमारत, प्राकृतिक दृश्य, मोराबादी पहाड़, होटल, बंगला, किसी से उनका तनिक भी परिचय नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात को वे पहचान पाएंगे? जलप्रपात का दृश्य देखते ही क्या उन्हें पुरानी बातें याद आ जाएंगी? खुद उस बात पर विश्वास न होने पर भी यह सोचकर कि कलकत्ता लौटने के बाद कहीं अनुताप न करना पड़े, एक गाड़ी का इंतजाम करके दोपहर के वक्त हुंड्रू की ओर रवाना हुए। उसी दिन तीसरे पहर 5 बजे एक पिकनिक पार्टी के 2 गुजरातियों ने विपिन बाबू को अचेतन अवस्था में पत्थर के टीले के पास देखा। इन दोनों व्यक्तियों की शुश्रूषा के कारण विपिन बाबू होश में आए और बोले, मैं रांची नहीं आया था, मेरा सब बर्बाद हो गया, अब
कोई उम्मीद नहीं है। दूसरे दिन सवेरे विपिन बाबू कलकत्ता लौट आए। उन्होंने मान लिया कि अगर वे रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सके तो सचमुच अब कोई आशा नहीं है। धीरे धीरे वे अपनी कार्य क्षमता, आत्मविश्वास, उत्साह, बुद्धि, विवेचना सब कुछ खो बैठेंगे। आखिर क्या आखिर क्या उन्हें उसी रांची के। इसके बाद विपिन बाबू कुछ नहीं सोच सके, सोचना चाहा भी नहीं। घर लौटकर किसी तरह स्नान करके विपिन बाबू ने अपने सर पर बर्फ की थैली रखी और बिछावन पर लेट गए। नौकर से कहा कि वह जाकर डॉक्टर को बुला लाए। जाने से पहले नौकर ने उनके हाथ में एक पत्र थमाकर कहा, कोई आदमी इसे पत्र पेटी में डाल गया था। हरे रंग का लिफाफा और उस पर लाल स्याही से लिखा था, श्री विपिन बिहारी चौधरी, आवश्यक नितांत व्यक्तिगत। तबीयत खराब रहने के बावजूद न जाने क्यों विपिन बाबू को लगा पत्र पढ़ना जरूरी है। लिफाफा खोलकर देखा। पत्र में लिखा था, प्रिय विपिन, एकाएक बड़ा आदमी बन जाने का दुष्परिणाम तुम में देखने को मिलेगा, इसकी आशा नहीं थी। दुरावस्था में पड़े बचपन के एक मित्र के लिए कोई न कोई उपाय निकालना तुम्हारे लिए क्या असंभव था? मेरे पास पैसे नहीं, मेरा सामर्थ्य साधारण है। मुझ में जो चीज है वह है कल्पना शक्ति। उसी में से कुछ खर्च करके तुमसे अदना सा बदला लिया। न्यू मार्केट के बाहर वह आदमी मेरा पड़ोसी है। वह नामी गरामी एक अभिनेता है। दिनेश मुखर्जी तुम्हारे प्रति सदैव नहीं है। यही वजह है कि उन्हें हाथ में करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। घुटने में चोट लगने की बात तुम्हें जरूर याद होगी, वही चांदपाल घाट में पिछड़कर गिर जाने की बात 1936 में। अब क्या, अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरा एक उपन्यास प्रकाशक ने पसंद किया है, कुछ महीने उसी से गुजार लूंगा। इति तुम्हारा मित्र चुन्नीलाल। डॉक्टर चंद के आते ही विपिन बाबू ने कहा, मैं ठीक हूं। रांची स्टेशन पर उतरते ही सब कुछ याद आ गया। डॉक्टर ने कहा, वेरी स्ट्रेंज, सोचता हूं आपका केस किसी डॉक्टरी जर्नल में छुपा दो। विपिन बाबू ने कहा, आपको इसीलिए बुलाया है कि देखिए मेरे कमर की हड्डी कहीं टूट तो नहीं गई। रांची में फिसल कर गिर पड़ा था, बहुत ही दर्द है। नमस्कार।